राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों, किसान के हाल चाल सवर्ण मंगलोई। आपका शानदार तरीके से कोर्स पूरा हो चुका है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और अब आज आपका दोस्तों, आज से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ गया है। अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो प्लान है आगे का, एक दो टॉपिक डेली लेंगे और उन टॉपिकों से कुछ प्रश्न बनाएंगे। और प्रश्न इस प्रकार के बनाएंगे दोस्तों, थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे, जिससे आपकी तैयारी पुष्ट बढ़िया तरीके से हो सके। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न डाल रहा हूं जैसे आजकल कथन कारण से वाले आ रहे हैं दोस्तों, तो वो आपके बढ़िया तरीके से सोल्व हो सके। चलो लेट्स स्टार्ट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पहला प्रश्न दोस्तों, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वदाता। बिल्कुल सही बात, आप सब जानते हो। फिर भी संपूर्ण रक्त आधान, जब आप दूसरे पर रक्त चढ़ा रहे हो तो उसका उपयोग करते समय आपको क्या रखनी है? सावधानी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। अब ये कथन बोल रहा है, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, क्या वो दोनों स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। और फिर क्या करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट यदि सही है तो उनके बीच में आप क्योंकि लगाइए। कथन पूरा पढ़िए, फिर कथन और कारण के बीच में क्योंकि लगाइए। अगर वो क्योंकि का उत्तर कारण के अंदर है तो ये कथन और कारण एक दूसरे की क्या करेंगे दोस्तों, यानी कथन की व्याख्या उसका कारण कर देगा। ठीक है, चलो अब इसका कारण पढ़ रहा हूं दोस्तों, तो क्योंकि लगा दीजिए यहां पर। रक्त समूह ओ की रक्त कणिकाएं, यानी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता। बिल्कुल बात सत्य है दोस्तों। लेकिन इसके प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडी होता है, ए और बी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। यानी एंटीजन आरबीसी पर होगा और एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा के अंदर होती है। और इस केस में ये है, तो दोनों इसमें क्या होता है दोस्तों, सावधानी रखनी आवश्यक है। तो ये क्योंकि इसका बिल्कुल बराबर उत्तर निकल के आ रहा है कि भाई कथन और कारण दोनों सत्य है और वो एक दूसरे की क्या करते हैं दोस्तों, व्याख्या करते हैं। अब अपन सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दूसरे के अंदर कथन है दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब इसको अगर मैं थोड़ी से समझाऊं कि जब भी अगर RH नेगेटिव यदि महिला है और RH पॉजिटिव यदि पुरुष है दोस्तों, तो उनके उनके संयोग से जो बेबी पैदा होगा वो हमेशा कैसा होगा दोस्तों? RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रभावी कारक ही होता पहली पीढ़ी के अंदर। अगर मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई जब नेगेटिव महिला नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि अब इस RH पॉजिटिव, अब बेबी है कहाँ? RH नेगेटिव के अंदर, महिला के अंदर है, गर्भ के अंदर है। तो इस RH नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी के तहत RH पॉजिटिव के प्रति, यानी महिला के अंदर RH पॉजिटिव के विपरीत क्या बन जाएगी दोस्तों? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अगर नेक्स्ट संतान भी RH पॉजिटिव होती है दोस्तों, तो फिर उस केस में क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया होके उस बेबी को वहां पर खत्म कर दिया जाएगा और उसमें जो उसकी आरबीसी होगी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी दोस्तों? कोलेप्स कर जाएगी। समझ में आ गई? इसीलिए इरिथ्रो का मतलब ही होता है दोस्तों आरबीसी, और फिटेलिस मतलब यहां होता है बच्चा। समझ में आ गया ना? गर्भ के बाद, एम्ब्रियो के बाद की जो स्थिति होती है वो फिटस कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जिसे गर्भ कहते हैं, तो वो खत्म होना ही ये क्रिया कहलाती है। तो रोग तभी उत्पन्न होता है जब RH ऋणात्मक महिला की दूसरी या उत्तरवर्ती यानी बाद वाली संतान RH धनात्मक हो। बिल्कुल सही है, कथन तो एकदम सही है। अब इसका कारण देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देखना कारण का भी, कोई कारण जो कह रहा है वो अपने आप में सही है कि नहीं है, फिर उसका देखना, जांचना क्योंकि लगा के कि उसकी व्याख्या भी कर रहा है या नहीं। चलो पढ़ते हैं अपन। प्रथम प्रसूव के समय शिशु के RH धनात्मक रक्त के संपर्क में आने से माता के शरीर में क्या बन रही है? RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल गुरुजी आपने बताया, बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो जो प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा का मतलब दोस्तों क्या होता है कि माता और शिशु के बीच में जिस माध्यम से संपर्क होता है वो क्या कहलाती है दोस्तों? प्लेसेंटा कहलाती है। तो साहब वो लंबी लंबी नली गड़ी नहीं, वो अम्बिलिकल कोर्ड है दोस्तों। प्लेसेंटा मतलब शिशु, शिशु क्या होता है, एक तरीके से आप मान सकते हो कि गर्भ के अंदर एक थैली के अंदर बिल्कुल पेक रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वो जो थैली है जिसके अंदर वो पेक रह रहा है वो कहलाता है दोस्तों आपका प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा को पार कर कर उत्तरवर्ती गर्भस्थ शिशु की आरबीसी को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? नष्ट किया जाता है। यानी कथन और कारण अपने आप में स्टेटमेंट दोनों सही है, और ये क्या कर रहा है? इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ये पहला वाला इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपन चलते हैं 3 नंबर पर। देखो 3 नंबर है, एनीमिया, यानी जो एनीमिया का मतलब रक्त की कमी हो जाना, कि रक्त की कमी से पीड़ित रोगी में सांस फूलने और अत्यधिक थकान के लक्षण प्रकट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है दोस्तों? थकान आना, यानी आपके अंदर क्या हो गई दोस्तों? कमजोरी आ गई। कमजोरी यानी ऊर्जा का अभाव है। अब ऊर्जा बनती कैसे? आपको सबको पता है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी में दोस्तों क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन अटैच होती है और ये ऑक्सीजन
आपके प्रत्येक सेल में जाती है और इसी प्रकार से रक्त के माध्यम से जो आपका ग्लूकोज है वो भी प्रत्येक सेल में पहुंचता है। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन के माध्यम से जब क्रिया होती है तो आप सब जानते हो किसका निर्माण होता है दोस्तों, ऊर्जा का। अगर बॉडी के अंदर रक्त कम हो गया तो सीधी सी बात आरबीसी कम होगी, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन जो होगी दोस्तों वो वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बराबर सेल तक पहुंचेगी नहीं, तो आप में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो आगे पढ़ते हैं, देखो इसका पहले कारण का भी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या वो अपने आप में सही है कि नहीं है। तो मैं पढ़ रहा हूं, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता गंभीर रूप से घट जाती है, बिल्कुल सत्य है। और ये इसका कारण भी है दोस्तों पहले स्टेटमेंट का। तो कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं दोस्तों, व्याख्या भी कर रहे हैं। मजा आ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार लाइक वाइक ठोकिए। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए। पहला, रक्त का थक्का जमने के लिए यानी ब्लड क्लोटिंग जो होता है जमने के लिए रक्त प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की उपस्थिति अनिवार्य है। ये सब आप जानते हो कि कैल्शियम आयन बिल्कुल जरूरी, यानी ब्लड कोगुलेंट फैक्टर यानी BCF के अंदर आपको मैंने बढ़िया तरीके से समझाया था दोस्तों कि इसमें अगर आप मिनरल्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम आयन, और यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन के, ठीक है, और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और जो आपको फाइब्रिनोजन, ये इस प्रकार के जो तत्व हैं ये सब आपके BCF कहलाते हैं, जिसकी मदद से आपको रक्त का थक्का जमता है। अगर आपको पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो देखना तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने बढ़िया तरीके से वहाँ बताया हुआ है कि रक्त का थक्का जमता कैसे है। ठीक है, अब ये तो हो गया, बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम की उपस्थिति क्या होता है, कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन, भाई प्रोथ्रोम्बिन मैंने आपको बताया था कि जिसके पीछे नोजन लग जाए या आगे प्रो लग जाए, यानी वो क्या अभी सोया हुआ है, अक्रिय अवस्था में है। अब फिर इसको क्या करता है, सक्रिय थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज के साथ सहकारक के रूप में कार्य करता है। कौन, कैल्शियम। अब आप देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, और यदि आप कथन और कारण के बीच में क्योंकि लगाते हो, क्योंकि लगाकर इसको पढ़ते हो दोस्तों, तो ये इसका आंसर भी निकल के आता है। यानी कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, और इसकी व्याख्या भी ये करता है। आगे बात समझ में भाई, सीधी सी बात है। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 5वें नंबर का। चलो 5वें नंबर का देखो, बॉम्बे फेनोटाइप रक्त समूह वाले व्यक्ति को सामान्य ओ समूह का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ओ समूह का रक्त नहीं चढ़ाया जाता है। अब इसका देखो, पहला ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बॉम्बे फेनोटाइप वाले व्यक्ति में H एंटीजन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण उसके प्लाज्मा में एंटी-H एंटीबॉडी पाई जाती है, जो सामान्य ओ कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? पहला कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। बीच में यदि आप क्योंकि लगा के स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो इसका ये आंसर निकल के आता है, भाई क्यों नहीं चढ़ाया जाता हो, क्यों, क्योंकि उस बॉम्बे फेनोटाइप वाले व्यक्ति में H एंटीजन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण उसके प्लाज्मा में एंटी-H एंटीबॉडी पाई जाती है। आपको सबको पता है कि प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, एंटी-H एंटीबॉडी पाई जा रही है। और क्योंकि आप सब जानते हो कि जो एंटीजन है, वो जो एंटीजन है इसमें आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन अगर आप डीपली रिसर्च करते हो, जब बॉम्बे फेनोटाइप वाला रक्त समूह देखा गया तो वहां पर एक अन्य खोज का पता चला कि ओके आरबीसी में आपके कोई एंटीजन तो नहीं पाया जा रहा, लेकिन एक एंटीजन पाया जा रहा है, उसका नाम है H। तो अगर एक H एंटीजन हो गया और उसमें फिर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन गई, तो एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया होने से वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो, सिकल सेल एनीमिया यानी जो हंसियाकार हो जाती है दोस्तों आपकी से कौन, आरबीसी से पीड़ित व्यक्ति को मलेरिया रोग यानी प्लाज्मोडियम फाल्सिपारस के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। चलो आगे देखो इसका, ये तो कथन बिल्कुल क्या है, कथन दोस्तों सही है या गलत। चलो आगे देखो, विकृत या
दरांती के आकार की आरबीसी में मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र प्रभावी रूप से ढंग से पूरा नहीं कर पाया। देखो किसी में सिकल सेल एनीमिया साहब, यानी उसकी जो आरबीसी, आरबीसी सब जानते हो कि आरबीसी अगर मान लो आप आटा ले दोस्तों, तो इस प्रकार की तस्तरी बना सकते हैं आटा को बढ़िया गोल करके, और दोनों तरफ से अगर इसको पिचका दिया जाए, उधर आगे और पीछे से दोनों उंगलियों को दबा दिया जाए, तो वो आरबीसी की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन आरबीसी इसके अंदर, इस वाले रोग में आरबीसी इस प्रकार की हंसियाकार हो जाती है। अब ये बात बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, उसके प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है, यानी मलेरिया रोग उसको प्रभावित नहीं करेगा। अब ये कारण तो सही है दोस्तों। अब क्यों नहीं करेगा, तो क्या है रीजन इसका सही है क्या भाई? विकृति या दरांती के आकार की जो आरबीसी है में मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्त, तभी तो वो उसको मलेरिया नहीं हो रहा है। तो यानी इसका कथन और कारण दोनों सही है, और एक दूसरे की क्या दोस्तों व्याख्या भी करते हैं। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कितने सही हो रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, कथन और कारण, है ना। अब मानव शरीर के भीतर वाहिकाओं में बहते हुए रक्त का थक्का यानी क्लोट सामान्य परिस्थितियों में नहीं जमता है। भाई आपके अंदर, इसके अंदर आपके ब्लड में ब्लड कोगुलेंट फैक्टर एवरी टाइम अगर ब्लड में है, लेकिन फिर भी जब भी वाहिका यानी धमनी या सिराओं के अंदर रक्त बह रहा है तो वो जमता नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सत्य बात है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब क्या दूसरी बात करते हैं, आप सबको पता है कि आपके एंटी कोगुलेंट फैक्टर यानी प्रतिस्कंदक, यानी रक्त को नहीं जमने देने वाला एक प्रतिस्कंदक पाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों हिपेरिन। क्या नाम है दोस्तों? हिपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण नहीं जमता है। बात समझ में आ गई? चलो अब इसको पढ़ लेते हैं कारण को भी। यकृत द्वारा निर्मित हिपेरिन नामक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक रक्त में निरंतर क्रियाशील रहता है। अब वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? प्रोथ्रोम्बिन। अब यहां आ गया दोस्तों प्रो, यानी वो निष्क्रिय अवस्था में, जब वो जमने का जब जरूरत पड़ेगी तभी जमता है। बाकी तो हमेशा हिपेरिन कैसा रहता है दोस्तों? हमेशा एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। तो क्या ये इसका कारण है? खुद बताइए आप। हाँ साहब, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका कारण भी है, यानी आर ए की व्याख्या करता है। 7 सवाल आपके हो चुके हैं। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। परिपक्व मानव रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक क्या दोस्तों, उसमें सब कुछ अनुपस्थित होता है जब वो परिपक्व हो जाती है। केंद्रक और अंगों की अनुपस्थिति हीमोग्लोबिन के संचय के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराती है। भाई आपको मैंने बताया था कि आरबीसी में 25% हिस्सा किसका होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का होता है। यानी अगर उसके अंदर सारे अंगक पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, तो आरबीसी का तो पूरी जगह ही भर जाएगी दोस्तों। इसीलिए अधिकतम इसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित हो, उसके लिए सब कुछ इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों? खाली रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता है, तथा अंगों के अभाव में कोशिका स्वयं ऑक्सीजन का उपयोग भी नहीं करेगी। भाई इसमें दूसरे अंग की नहीं है, तो वहां खुद ऑक्सीजन का उपयोग करना ही वहां पे जरूरी है ही नहीं दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो ये कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं दोस्तों? व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 9 देखो, जब किसी व्यक्ति का दोस्तों क्या है, रक्त परीक्षण किया जाता है तो उसमें अत्यधिक इयोसिनोफिल्स की संख्या पाई जाती है, तो ये तीव्र संक्रमण का कारक। इयोसिनोफिल आप पहले समझिए कि WBC के आपने 5 पार्ट पढ़े थे, उसमें पहला पार्ट ही मैंने आपको एसिडोफिल बताया था, और एसिडोफिल इयोसिनोफिल ही है ना, क्योंकि इयोसिन नामक अभिरंजित से ही अभिरंजित हो गई थी कणिका में वाली WBC थी, ये आप सबको पता है। अब ये जो इयोसिनोफिल है, इसकी संख्या यदि आप अत्यधिक पाई जा रही है, संख्या ज्यादा हो गई, तो क्या वो तीव्र संक्रमण का संकेत है? दोस्तों आप सबको पता है कि एलर्जी के समय ज्यादा होती है, एलर्जी के समय आपको सुरक्षा प्रदान करने कार्य करती है। तो जब एलर्जी हो रही है तो इसकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? संख्या सब घटेगी। तो दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, यानी ये कथन तो मेरे हिसाब से गलत है। इयोसिनोफिल मुख्य रूप से एलर्जी प्रक्रियाओं और परजीवी संक्रमण के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा इसमें उत्तर निकल के आ रहा है दोस्तों आपका? इसमें उत्तर सही निकल के आ रहा दोस्तों सी वाला। ए गलत है, लेकिन आर क्या है दोस्तों? सही है ना। व्याख्या तो करने की बात ही खत्म हो गई। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों।
हाँ, विटामिन के की कमी से, देखो विटामिन के वापस मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है दोस्तों, ब्लड कोगुलेंट फैक्टर यानी रक्त को जमाने वाला कारक है। विटामिन के की कमी से ग्रस्त व्यक्ति में मामूली चोट पर भी रक्त बहना बंद नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थक्का जमाने का काम में आते हैं विटामिन के, और विटामिन के की कमी हो गई तो उसमें थक्का नहीं जमेगा। आगे पढ़ते हैं। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन एवं अन्य स्कंदन कारकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक कोएंजाइम को के रूप में कार्य करता है। आगे बात समझ में, यानी इसका ये कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं दोस्तों, व्याख्या भी कर रहे हैं। ये 10 सवाल आपके हो चुके हैं दोस्तों, तो आप बताइए इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर के सवाल पर। कथन और कारण आधारित प्रश्न। देखो, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है साहब, वे किसी भी समूह का प्लाज्मा ग्रहण कर सकते हैं। क्या ये सही है आंसर? हाँ साहब, लग तो रहा है बिल्कुल सही है साहब। चलो सही मानते हैं, आगे पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों की आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। समझ में आ गई बात क्या आपके? यहाँ साहब, दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। चलो साहब आगे सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। डेंगू बुखार। डेंगू बुखार में आपको सबको पता है कि क्या कमी हो जाती है दोस्तों, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, और ये भी क्या है, रक्त का थक्का जमाने में योगदान देते हैं। डेंगू बुखार के दौरान रक्त के आंतरिक रक्तस्राव यानी बॉडी के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग अगर आपकी शुरू हो गई का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल आपको पता है ना भाई, खतरा अगर मान लो रक्तस्राव अंदर हो गया तो वो फिर क्या होगा दोस्तों, उसमें जमेगा नहीं रीजन, क्योंकि उसमें बिंबाणु कम हो जाते हैं डेंगू बुखार में, है ना। डेंगू वायरस मुख्य रूप से अस्थि मज्जा, जो आपकी रेड बोन मेरो है ना, लाल अस्थि मज्जा में, इससे ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है दोस्तों। तो प्लेटलेट्स के उत्पादन को क्या कर देता है दोस्तों, ये दबा देता है, जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखो पीनिया जहां लग जाए इसका मतलब उसकी क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। थ्रोम्बोसाइट का मतलब यहाँ प्लेटलेट्स है, बिंबाणु, उसकी कमी हो गई डेंगू बुखार में, तो आपके रक्तस्राव होगा ही होगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। क्योंकि यहाँ आप लगा दीजिए दोस्तों बीच में क्योंकि लगा के फिर कारण को पढ़िए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आगे वाला स्टेटमेंट सही है। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, जहां उप पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई व्यक्ति रह रहे हैं, तो रहने वाले लोगों के रक्त में आरबीसी की संख्या मैदानी क्षेत्र के लोगों की तुलना में काफी अधिक होती है। इसलिए लाल टमाटर होते हैं दोस्तों, वो है ना, आरबीसी की संख्या वहां क्या होती है दोस्तों, तुलना में, यानी मैदानी क्षेत्रों के लोगों की तुलना में वहां पर क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। कश्मीरी लोगों को देखा होगा ना, लाल लाल होते हैं उनके गाल। हाँ बढ़िया, शानदार, आगे बढ़िए। कम वायुमंडलीय दाब के कारण ऑक्सीजन की आंशिक कमी गुर्दों को इरिथ्रोपोटीन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है दोस्तों, ये प्रेरित करता है। ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों जब वायुमंडलीय दाब, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ना दोस्तों, तो आपका वायुमंडलीय दाब क्या होगा दोस्तों, कम होगा, जिससे ऑक्सीजन की क्या होगी दोस्तों, कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है दोस्तों, इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण। और आप सबको पता है कि इरिथ्रोपोइटीन किससे संबंधित है, आपकी रक्त निर्माण और विशेषकर आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। तो आरबीसी फटाफट बढ़ जाएगी वहां पर, है ना, तो उसको बढ़िया ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी। आरबीसी बढ़ने का मतलब रक्त बढ़ जाएगा, रक्त बिल्कुल चकाचक वो लाल होता है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो वो बढ़िया आराम से उसके गाल बढ़िया लाल टमाटर दिखाई देते हैं ना। तो यानी इसका एक कथन भी सही, कारण भी सही, और इसकी व्याख्या भी ये करता है। तो सवाल नंबर 13 अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सवाल नंबर 14, लिम्फ यानी लसिका का संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है। क्या ये सही है? रक्त प्लाज्मा के समान होता है। इसमें आरबीसी और बड़े प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल, लिम्फ के अंदर आरबीसी और बड़े प्रोटीन नहीं पाए जाएंगे। फिर इसके बाद में बात करते हैं, लसिका का निर्माण रक्त केशिकाओं से छनकर आए हुए द्रव से होता है, जहां
बड़ी कोशिकाएं और वृत्त अणु पार नहीं कर पाते। देखो इसको ढंग ढंग से पढ़िए दोस्तों। लिम्फ का संगठन कैसा होता है? रक्त प्लाज्मा के समान। रक्त प्लाज्मा का मतलब उसमें कोई बड़ी आपके आरबीसी नहीं है दोस्तों। समझ में आ गई? जो मेन महत्वपूर्ण चीज आरबीसी, आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह ये नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसमें आरबीसी और बड़े प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट सही है साहब, लिम्फ लसिका के अंदर। अब इसका कारण क्या है कि इसके ये स्टेटमेंट सही, भाई आरबीसी प्लाज्मा के समान और बड़ी कोशिकाएं नहीं पाई जा रही, तो यहां लगाइए आप क्योंकि, क्योंकि लसिका का निर्माण कैसे होता है? रक्त केशिकाओं से छनकर आए द्रव से होता है। अब जब द्रव छानते हैं दोस्तों, तो आप सबको पता है कि छन्ने में बड़े बड़े तत्व, जैसे आप चाय छानते हो तो चाय की पत्ती वगैरह, अदरक वगैरह चाय की छन्नी के ऊपर रह जाते हैं, जो छन के आते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसके अंदर, तो वहां बड़ी कोशिकाएं और वृद्ध अणु उसको पार नहीं कर पाते हैं दोस्तों। हाँ यार मार्ट साहब, बिल्कुल सही बात है। दो ही सही है और दो ही आर एक की व्याख्या करता है। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त समूह की वंशागति में यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी है, तो संतान का रक्त समूह केवल ए बी होगा। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं दोस्तों। यदि माता, पिता और माता दोनों का अलग ए और बी है दोस्तों, तो आप सबको पता है कि उसके अंदर ए भी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा। आई बात समझ में? यानी केवल लिखा केवल ए बी होगा, नहीं साहब, ये बात तो इसकी क्या है दोस्तों? गलत है। आगे देखिए, मनुष्यों में ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली सह प्रभाविकता और बहुविकल्पता का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये बात तो सही है, लेकिन आर, भाई ए तो गलत हो गया। ऐसा आंसर ढूंढो तो ए तो गलत है, लेकिन आर सही है, तो इसका सी आंसर निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। यदि एक पुरुष का रक्त समूह ए है, उसकी माता का रक्त समूह ओ था, उसका विवाह एक ए बी रक्त समूह वाली महिला से होता है, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना? बिल्कुल नहीं है। भाई आप यहां लिखिए कि पुरुष है, पुरुष का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ था, उसकी माता का रक्त समूह, इसकी माता का समूह क्या था दोस्तों? ओ था। उसका विवाह है ए बी रक्त समूह वाली महिला से होता है। ए बी रक्त समूह वाली महिला से इसका विवाह हो जाता है साहब। ये लो साहब, उसकी संतानों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावनाएं? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है? अब आप सबको पता है कि जहां मैंने आपको बताया था कि जहां ए बी प्रेजेंट, आपको कुछ नहीं करना है, वहां ओ नहीं होगा, याद रखना। और जहां ओ प्रेजेंट है वहां ए बी नहीं होगा। ये दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के दोस्तों। तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं, ए बी आ गया ना यहां पर, तो यही समझिए कि इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों? 100% ओ इसके अंदर नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो आप ट्रिक से काम करिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 17। मानव रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार आपको करना है। देखो, एल्ब्यूमिन, बिल्कुल आपको मैंने बताया था ऑस्मेटिक बैलेंस करता है, परासरणी दाब की में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। एल्ब्यूमिन पढ़ाया भी था, है ना, ऑस्मेटिक प्रेशर आपको समझाया था उस समय। ग्लोब्यूलिन आपको सबको पता है कि शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है, बिल्कुल रोगों से लड़ने का कार्य करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, बिल्कुल साहब। ये तीनों ही प्रोटीन आपके किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% इसके अंदर क्या है दोस्तों? जल है। ठीक है, और यानी तीनों ही सही है, तो इसमें तीनों आंसर कौन सा निकल के आ गया दोस्तों? डी, यानी ए 1 2 और तीनों ही आंसर इसके अंदर सही है। तो 17 सवाल हो चुके हैं। सवाल 18, रक्त स्कंदन यानी ब्लड कोगुलेशन की कैस्केड प्रक्रिया, ये मैंने बहुत ही तगड़े तरीके से आपको बताई थी दोस्तों वहां पर, के अनुसार थ्रोम्बोप्लास्टिन का रक्तस्राव किसके द्वारा होता है? बताइए साहब।
किसके द्वारा होगा दोस्तों? आप बताइए, मैंने आपको वहां पर बताया था केवल क्षतिग्रस्त ऊतकों के द्वारा। भाई केवल लग गया मतलब तो नहीं है दोस्तों, केवल विघटित प्लेटलेट्स द्वारा नहीं साहब, क्षतिग्रस्त ऊतक और विघटित प्लेटलेट्स के द्वारा, हाँ दोनों द्वारा होता है। जाके आप बढ़िया वीडियो देखिए मेरा, वहां मैंने बहुत ही कैस्केड प्रक्रिया को बहुत तगड़े तरीके से वहां पर आपको बताया था। 19वें नंबर के सवाल पर चलिए दोस्तों। 19 नंबर का सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC को उनकी संख्या, याद रखना, देखो आकार और संख्या दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। यानी आपको संख्या के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। भाई सबसे पहले डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले बड़ी यानी सबसे ज्यादा संख्या वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको मैंने लिखाया था कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स की होती है। तो फिर उसके बाद किसकी होगी साहब? लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, इओसिनोफिल। सबसे कम संख्या किसकी होती है दोस्तों? बेसोफिल की होती है। आ गई बात समझ में? और सबसे बड़ी कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसका पहला आंसर निकल के आता है ना। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना तो आपके पूरा दिमाग का खुल जाएगा ब्रेन, है ना। तगड़े तेरे प्रश्न लाया हूं मैं आपके लिए। सवाल नंबर आप देखिए 20। रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक है दोस्तों। उस ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त को जमने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम स्कंदक, मैंने खूब बार आपको लिखा है, 3-4 जगह लिखा है दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल रटा दिया था दोस्तों। आपको इसके बारे में मैंने आपको ढंग से बताया था कि आपके प्राकृतिक रूप से दोस्तों आपका हिपेरिन पाया जाता है, और आपका कृत्रिम रूप से सोडियम साइट्रेट या पोटेशियम साइट्रेट ऑक्जिलेट वाला इसके अंदर आपका आंसर सही निकल के आया ना। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कृत्रिम रूप से, है ना भाई, रक्त जमे नहीं। एक नवजात शिशु इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस से पीड़ित है। अभी समझा ही दिया इसके बारे में। डॉक्टर ने उपचार स्वरूप शिशु के संपूर्ण रक्त को बदलने की सलाह दी। भाई संपूर्ण रक्त को बदल दीजिए भाई, इसको ये बीमारी। इस प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के रक्त का उपयोग किया जाना चाहिए? बताओ भाई, आंसर में किस प्रकार के रक्त का प्रयोग किया जाना है? भाई बताओ आप, शिशु के समान ही रक्त, RH धनात्मक रक्त, वैसा ही रक्त का करें क्या? तो फिर साहब का मतलब हुआ इसका, फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अगर फिर भी वही है। तो माता के समान RH ऋणात्मक रक्त जो शिशु के ABO समूह के अनुकूल हो, तो तभी तो उसमें भाई मैंने आपको क्या बताया भाई, सेकंड वाला बेबी भी RH पॉजिटिव होता है, तभी ये समस्या क्रिएट होगी दोस्तों। अगर उस शिशु में RH नेगेटिव ब्लड अगर चढ़ा, भाई वो सारा बदल दिया RH नेगेटिव से, तो शिशु में क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और वो बच जाएगा। तो माता के समान उसमें कौन सा रक्त? RH ऋणात्मक रक्त जो शिशु के ABO समूह के अनुकूल हो, ये उसको आप क्या कर दो दोस्तों, रिप्लेस कर दीजिए, तो वहां पर ये घटना नहीं होगी। आगे देखिए सवाल नंबर 22। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलो साहब देखो, इसमें कौन सा एक कथन जो है दोस्तों असत्य, याद रखना पढ़ते समय भी इन पे आप निशान लगा दिया कि जो कथन सत्य पूछ रहा है या सत्य, काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों इसके अंदर, है ना। तो अब इसमें कौन सा कथन आपको असत्य करना है? यह एक चतुष्की संरचना वाला सहयुग्मी प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात है साहब, ये तो सही कह रहा है ना। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी, आपको बता रखा है। यानी एक हीमोग्लोबिन से कितने आपके आराम से 4 ऑक्सीजन वहां पर जुड़ेंगे। चलो, इसके एक अणु में 4 हिम समूह और 4 ग्लोबिन श्रृंखलाएं होती है। बिल्कुल सत्य बात है। हिम समूह के केंद्रों में आयरन Fe3+ अवस्था में होता नहीं दोस्तों, हमेशा ये किस अवस्था में होगा? Fe+2 अवस्था में होगा। आई बात समझ में? इसमें इस अवस्था में होगा, तो यहां पर आंसर यही गलत हो गया दोस्तों। चलो फोर्थ वाला ही पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का वहन कर सकता है। हाँ ये बात भी सही है, तो आंसर इसका निकल के आएगा दोस्तों C। चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कितने अच्छे लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपके कितने सही हुए हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट और इसी टॉपिक से और सवाल करेंगे ना, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके बाय, जय श्री राम।